वो हमारे हैं ये कहलवाने में हमें शर्म महसूस हो रही है। दिनेश जी, शर्म मत महसूस कीजिए। आप गांधी के गुजरात से हैं, आप पटेल के गुजरात से हैं। इन जैसे गुजराती तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन गांधी तो युग पुरुष हैं। वो भगवान स्वामीनारायण भी वहीं के हैं सर, द्वारकाधीश भी वहीं के हैं। तो गुजरात पुण्य भूमि है हमारे लिए, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो हरि भाई ये मत कहिए, और आपके तो नाम के साथ हरि लगा हुआ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मैं मीनू जैन जी आपके पास आता हूं, और इस बीच अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिल भाई आपका स्वागत है। कुछ बातें हमारे सभापति जी और क्या कहते हैं कि स्पीकर साहब के बारे में भी हो जाए। सुनने में आया कि जो एम्पायर होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ये बीमारी पहले क्रिकेट में थी, बाद में फिर वो बीमारी को हटा के न्यूट्रल एम्पायर लाए गए। लेकिन आजकल जो हमारे अंपायर बैठे हुए हैं संसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर, उनका कंडक्ट कैसा है वो आपको मालूम ही है। आज तो राघव चड्ढा भी सस्पेंड कर दिए गए, रिंकू पहले ही सस्पेंड हो गए थे, संजय सिंह भी सस्पेंड हो गए थे, अधीर रंजन बाबू भी चले गए हैं। तो लंबी फेहरिस्त है। और ओम बिरला का जो कंडक्ट है वो दुनिया देख रही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन जैसे व्यक्तियों से सम्मान के साथ कह रहा हूं, एक सभापति हैं और एक क्या कहते हैं स्पीकर साहब हैं, किसी भी किस्म की न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता की उम्मीद करना ही बेकार है। क्योंकि कोई और ढंग का व्यक्ति विपक्ष से बोलता है तो कैमरा पता लग रहा है उसके ऊपर नहीं होता है और स्पीकर के ऊपर आ जाता है, ताकि लोग देखें किसी और को और सुने किसी और को। शायद इससे बड़ी एक शब्द मैं यूज करना चाहूंगा, निर्लज्जता कुछ और हो नहीं सकती। एक शब्द में कहना चाहूंगा, इनका जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी बात होनी जरूरी है। मीनू जैन जी, जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जो ये ओम बिरला जी का, जी हाँ, जो ये ओम बिरला जी का बिहेवियर है, ये भाजपा राज्य में नई बात नहीं है। आपको ध्यान होगा इससे पहले सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, भाजपा से थी वो, और अध्यक्ष रही है लोकसभा की। वो भी इसी तरीके से, मतलब बहुत स्पष्ट तौर पे दिखता था, मतलब बहुत ही बच्चा भी पहचान ले कि ये पक्षपात कर रही हैं उसके पक्ष में, ट्रेजरी बेंचेस के पक्ष में हमेशा। वही ओम बिरला जी कर रहे हैं। और देखिए, ओम बिरला जी तो इस वक्त उस नेता के नेतृत्व में है, जो उसके हाथ में है डोर इस टाइम, जो कि तानाशाही प्रवृत्तियां हैं जिस व्यक्ति की, तो उनका तो ये है कि दोष बिरला जी का नहीं है, दोष उनका है कि दोष उनकी पार्टी का है कि जिस पार्टी में वो हैं। तो उस पार्टी के अंदर बिरला हो, इवन आप कहने की पता नहीं कहना चाहिए नहीं चाहिए, अदालत अगर दबाव में है जिस व्यक्ति के, तो उसके नेतृत्व में अगर ओम बिरला जी दबाव में हैं, तो मेरे लिए तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। अब इस दौरान आप देख लीजिए ओम बिरला जी का जो बिहेवियर रहा, जैसे आप देखिए पिछली राहुल गांधी की स्पीच थी जिसमें कि उन्होंने अडानी का फोटो वगैरह दिखाया था, शाम होते होते तक उसको एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा की कार्यवाही से। इतनी त्वरित गति दिखाई उन्होंने। इसी तरीके से आप राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन देखिए, उसमें कितनी तेज गति से उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन किया। चाहते तो थोड़ा अपना डिस्क्रेशन, थोड़ा अपना जो एक सदाशय था उसका इस्तेमाल कर सकते थे। उसमें मोदी जी कोई उनको फायर नहीं कर देने वाले थे, लेकिन इतना घबराहट उनकी, तो इसका मतलब अगर जो व्यक्ति इतना भी अपना विवेक नहीं रखता है या इतनी उसकी हिम्मत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या संचालन करेगा इस देश की संसद का। और ये एक महान परंपरा है इसमें अध्यक्षों की, प्रोफेसर मावलंकर से लेके आज तक चली आ रही है। आप कंपैरिजन कर लीजिए कि कौन क्या है और अब क्या, कहाँ उसका स्तर आ गया है। तो यहाँ पे तो जो अध्यक्ष जी हैं वो साफ सुथरा तौर पे कहते हैं नारे मत लगाओ, विपक्ष को बोलते हैं, और फिर मोदी जी नारे लगवा रहे हैं, ऐसी अमित शाह जी नारे लगवा रहे हैं और मोदी जी वो अलाउ कर रहे हैं उनको। तो अध्यक्षों की बात क्या करें। मैं तो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, क्योंकि आप फाइनेंस से के जुड़े हुए आदमी हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। मोदी जी कह रहे थे कि इन्वेस्टर्स को उन शेयरों में निवेश करना चाहिए जिसके विषय में विपक्ष प्रश्न उठाता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आता है या नहीं आता है दिनेश जी? और रोका नहीं,
आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मेरी एक सीरीज भी आ रही है, वो भारत के 76 सालों, उसके 5 पार्ट है, कल 6ठा पार्ट आएगा। तो छठे पार्ट पे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उसमें दी है। बहुत सारी मैं चीजें जो तथ्य पेश कर रहा हूं, मैंने कहा बड़बोलेपन का मतलब ग्रोथ नहीं होता है। भारत में जितनी भी, क्योंकि ये डिबेट है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। भारत में हरि भाई भी बहुत क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, कि भारत में जो भी चीज उत्पाद की जाती है, चाहे वो प्राइमरी उत्पाद हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, जो कि खेती बाड़ी से या आपके मिनरल से निकलता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, या फिर सेवा क्षेत्र से निकलता है, तो ये त्रिवेणी है। वो त्रिवेणी एक जगह जाके मिलती है, जो पूरे तीनों चीजों का उत्पाद एक साथ में आता है, तो उसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हर एक्टिविटी जो देश में घटती है वो अल्टीमेटली एक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी, उसको जीडीपी कहते हैं। अब इंसिडेंटली मैं पहले प्रोग्राम कई बार दे चुका हूं कि मनमोहन सिंह के 10 साल का जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, जब मैंने बोला त्रिवेणी एक साथ मिलती है तो उसकी टोटल वैल्यू होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जीडीपी एक साल जितना है उससे अगले साल जो उसकी ग्रोथ नापी जाती है, सपोज करो यहां 100 था और अगले साल 110 था, वो एग्जांपल के लिए, तो वो 10% की ग्रोथ नहीं होती है, वो नॉमिनल ग्रोथ होती है। रियल ग्रोथ कितनी है, अगर सपोज करो कि इन्फ्लेशन 6% है उस साल में, तो 10% की नॉमिनल ग्रोथ में से 6% का इन्फ्लेशन कट कर दिया जाता है, तो 4% की ग्रोथ बचती है। तो रियल ग्रोथ कितनी हुई, 4%। जैसे 2-3 साल पहले मोदी जी की ग्रोथ थी 4% थी एक साल के अंदर, कोरोना से पहले वाले में, तो वहां इंडिया डाउन स्लाइड में आ चुका था। तो मनमोहन सिंह की जो 10 साल की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो एवरेज जो है सरकार के फिगर से, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के, वो 7.06% है, 7.06%। और मोदी के जो 9 ईयर्स हैं, मैं पूरे 9 ईयर्स का मेरा कैलकुलेशन है, और 10वें साल का उम्मीद है कि 6-6.25% आएगा ग्रोथ, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के अंदर 7% लिया उसको। तो 7% निकालने के बाद भी जो मोदी जी का 10 साल का जो ग्रोथ आ रहा है वो सिर्फ 5.7% आ रहा है। ये मेरे फिगर नहीं है, ये भारत सरकार के फिगर्स हैं। तो आप सोचिए कि 10 साल का एवरेज ग्रोथ मनमोहन सिंह का 7.06% है, और अपना मोदी जी का 5.7% पे आता है, तो 1.25% कम है। तो इतना बड़बोलापन किस लिए कि मैंने हाईवे बनाए, ये बनाए, वो बनाए। अल्टीमेटली एक आदमी जो चुप रहता है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रोथ वहां नहीं हो रही है। देखिए, मैं व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं, प्रधानमंत्री हो या ना हो, एक कंट्री की एक सॉवरीन ग्रोथ होती है, वो होती रहती है, वो चलती रहेगी। सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह है, इंडस्ट्री है, पुलिस है, कस्टम्स है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, जुडिशरी है, सब कुछ है, काम करते हैं। प्रधानमंत्री हो या ना हो तो ग्रोथ तो होती रहती है ना। तो मनमोहन सिंह की ग्रोथ जो है अभी भी 1.25% 10 साल के एवरेज पे मोदी से बेहतर है। तो इसलिए मोदी कुछ भी कर ले वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका रेप्लिका कौन है मनमोहन सिंह का, मालूम है? ग्रोथ के अंदर, दुनिया के अंदर, वो रेप्लिका का नाम शेख हसीना, जिसकी ग्रोथ पिछले 10 सालों में इवन मनमोहन सिंह से बेहतर है, मैं आपको बताऊं। और उसका जो गवाह है, दादा है यहाँ पे, गौतम लाहिरी साहब हैं। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, इतिहास में जब आंकड़े लिखे जाएंगे तो अपने आप नापतोल हो जाएगी किसने क्या किया। बड़बोलेपन से आप देश नहीं बनाते, देश मेहनत से और कर्मठता से बनाते हैं। मीनू जैन जी। जी, तो मेरा ये कहना था, बिरला साहब ने उनको रोका या टोका कि भाई आप ये शेयर बाजार की बात कर रहे हैं और इन अ वे आप टिप दे रहे हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग की। और मैं ये मानती हूँ कि जो उन्होंने ये टिप दी है, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीक में क्या होगा। जैसे मोदी जी अपने भाषणों में टिप देते हैं ना अपने अंधभक्तों को कि आपको क्या बवाल मचाना है आगे, तो इसी तरीके से उन्होंने शेयर बाजार में टिप दी है। और भाई गुजरात में तो शेयर बाजार तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मतलब वो गुजराती नहीं जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं करता है। एक कहानी भी है कि एक बार एक गुजराती बहुत बड़े दलाल थे, शेयर दलाल, उनका तोता खो गया, तो वो पुलिस को लगाया कि भाई ढूंढ के लाओ। थानेदार, एक तोता हो तो कैसे पता लगाए, वो 10 तोते ले आए पकड़ के। अब उसमें किसको पहचाने कि ये गुजराती का तोता कौन सा है? तो एक कांस्टेबल था, उसने कहा गुस्ताखी माफ सर, आप आज रिलायंस का भाव पूछो क्या था, तो जो तोता बोल पड़ेगा वो गुजराती का तोता है। तो जो शेयर बाजार है वो मोदी जी जानते हैं कि शेयर बाजार जो है गुजरातियों की नस नस में समाया हुआ है। सभी करते हैं ट्रेडिंग, बट जो मेरे भी एक्सपीरियंस में बॉम्बे के प्रवास में जितने लंबे समय रही, देखा
कि गुजरातियों के हाथ में ही है और बहुत गहरे तक जुड़े हुए रहते हैं। तो उन्होंने वहां उनको एक टिप दे रहे थे, ये इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत आता है। मतलब प्रधानमंत्री जिस बात के लिए टिप दे रहा है तो वहां क्यों नहीं लोग पब्लिक खरीदने के लिए दौड़ेगी? इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है LIC का, इसका मतलब तो ये है ना। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। और जो दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने मणिपुर को का मामला अदालतों के जिम्मे ठोक दिया कि भाई अदालतों की वजह से हुआ है ये जो मणिपुर में हुआ है। और आज राहुल गांधी ने जो पिक्चर पेश की है, जो कि उनको मेरे अनुसार लोकसभा के भाषण में कहना चाहिए था। उन्होंने कहा भी कि मैंने वहां नहीं कह पाया, मैं कह नहीं सका या मैं रह गया कहने से, कि उन्होंने कहा जब मैं मैतेई इलाकों में गया तो उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा में जो लोग हैं उनमें कुकी नहीं होने चाहिए, अगर होगा कोई भी तो हम उसे वहीं शूट कर देंगे। ऐसी कुकी एरियाज में गए तो उन्होंने कहा इसमें कोई मैतेई नहीं होना चाहिए आपकी सुरक्षा कर्मियों में, हम उसको शूट कर देंगे। तो इस तरीके से वहां एक दो राष्ट्र बन गए हैं एक तरीके से, मतलब खून के प्यासे। रवांडा से भी बुरी हालत हो गई है और पता नहीं, अब तो जानते नहीं, क्या पता रवांडा वहां घट रहा हो, एक रवांडा मणिपुर में घट रहा हो।